इस मूवी का फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। और अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट देखा है तो वीडियो को 1 मिनट 30 सेकंड बाद से शुरू कीजिए। यह एक अनोखी जेल है जहां पर कई लेवल है और हर लेवल पर 2 कैदी हैं। जितने भी कैदी यहाँ पर हैं सब अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं ताकि अपनी कोई भी एक खराब आदत से छुटकारा पा सकें। और यहाँ जेल के नियमों के तय किए गए समय सीमा के बाद उन्हें वो चीज़ मिलेगी जो वे कैदी चाहते हैं। यहाँ हर एक लेवल पर खाना रुकता है लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए, और अगर 2 मिनट में खाना नहीं खाया तो भूखे रहना पड़ता है। अगर आपने उस खाने को बाद के लिए बचा लिया तो आपको वहीं पे जला के मार दिया जाता है। चलिए बिना किसी देरी के अब कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत जेमी और पैरी से होती है जो कि 24वें लेवल पर होते हैं। जेमी का पिज्जा 21वें लेवल वालों ने खा लिया होता है जिसकी वजह से वो अब दूसरे लेवल वाले कैदियों का खाना खाने की जिद करता है। लेकिन 23वें लेवल और उसके लेवल की पार्टनर पैरी के समझाने पर कि इस सिस्टम को ना तोड़े और अगले दिन उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी, इस वादे के साथ जेमी को मना लेते हैं। पैरी के बारे में हमें पता चलता है कि वो इस जेल में अपने बॉयफ्रेंड की यादों को भुलाने के लिए आई है, जबकि जेमी अपने गुस्से पे काबू करने के लिए, क्योंकि उसने गुस्से में अपने सो रहे पेरेंट्स का घर जला दिया होता है। तभी रेड अलार्म जलने लगता है क्योंकि लेवल 44 वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा होता है। तो लेवल 23 वाला जिसका नाम टॉम है वो बताता है कि शायद उन्होंने भी धोखा दे दिया है। हो सकता है उन्होंने नीचे लेवल वालों कैदियों का खाना खा लिया हो। वो ये भी बताता है कि अब टॉप फ्लोर वाले जिन्होंने भी नियम तोड़े हैं उनको सजा देंगे। इससे सबको अपना खाना मिल पाएगा। अगले दिन 21 लेवल वाले लोगों ने बगावत कर दी होती है और प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आते हुए 22वें लेवल वालों को मार डालते हैं। 23वें लेवल वाले बेट तोड़कर लकड़ी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें से टॉम 24वें लेवल पर आकर गिर जाता है। लेकिन 23वें लेवल वाली कैदी खाने को सही समय पर नीचे नहीं फेंक पाती, उसकी वजह से वह तंदूरी बन जाती है। अब टॉम बहुत ही दुखी होता है अपनी पार्टनर की मौत से। अब 21 लेवल वाले कैदी को वो उस बॉस के पास लेकर जाना चाहता है जिसने यह नियम बनाया होता है ताकि सबको अपना अपना खाना मिल जाए, जिससे इस जेल में हर लेवल वाला सरवाइव कर पाए। वो बताता है कि बॉस के आदर्श यह कहते हैं कि इंसान को इंसान का खाना मानवता के खिलाफ है, इसीलिए वह अपनी पार्टनर को प्लेटफॉर्म से नीचे विसर्जित कर देता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उसकी पार्टनर का शरीर नीचे टूटते फूटते पहुंचता है तो हमें देखने को मिलता है कि नीचे कई नर पक्षी उस औरत के हर हिस्से को नोच के खा रहे होते हैं। अगले दिन टॉम ने अपना खाना खाया और जो लोग पिछले दिन मर गए थे उनका खाना कमोड में फ्लश कर दिया होता है और यह कहता है कि यह बॉस के नियम है, जो मर गया है उनके सम्मान में उस खाने को बहा देना चाहिए। और इस नियम को बनाए रखने की रिक्वेस्ट के साथ वो प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपने बॉस की तलाश में निकल जाता है, जहां इस 21 लेवल वाले कैदी को उसके गुनाहों की सजा मिल सकती है। और होता भी ऐसा ही है। जेमी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होता है। उसे बहुत ही भूख लगी होती है तो वो 2 कटलेट चुरा के खा लेता है, पर यह सब उसके पास वाले लेवल वाली कैदी देख लेती है। पर वो अगले दिन पेरी की बात को मानता है और दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। इस लेवल पर इन दोनों का यह आखिरी दिन होता है। तब जेमी रिवील करता है कि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। वो एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर है और उसे एक अद्भुत सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने हार मान ली। यह कहकर उससे पूछता है कि तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं। तभी वो जवाब देने ही वाली होती है कि तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है क्योंकि आज खाना 175 लेवल तक पहुंच गया है। और इसी खुशी में पेरी जेमी को डांस के लिए फोर्स करती है। शुरुआत में तो वो मना करता है लेकिन वो पेरी का दिल नहीं तोड़ना चाहता और उसके साथ डांस करना शुरू करता है। फिर अगले दिन उनकी आंख खुलती है 180 लेवल पर और दोनों की खुशी मातम में बदल जाती है क्योंकि इस लेवल पर खाना पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। दिन पर दिन जेमी की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी और सबसे खराब बात यह होती है कि जब वो लेवल 24 पर थे तब जेमी ने मरे हुए लोगों का खाना खा लिया था, यानी कि 2 कटलेट, और उसे खाता उसकी पास वाली लेवल वाली महिला ने देख लिया था और उसकी रिपोर्ट बॉस तक पहुंच चुकी होती है। अब जेमी और पेरी को भी इसकी सजा मिलने वाली थी, लेकिन जेमी नहीं चाहता था कि उसकी गलतियों की सजा पेरी को मिले, इसलिए उसने अपने आप को
लाइटर से आग लगा दी और नीचे कूद गया, जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाला मंजर था। दिन बीतते गए। 1 महीने बाद पेरी की आंख वापस 51वें लेवल पर खुलती है। अब उसकी लेवल पर एक औरत थी जिसका एक हाथ नहीं होता है, जिसका नाम एमा होता है। अब इस जेल में कोई भी इन नियमों को पहले की तरह नहीं मानता और पेरी एमा को बताती है कि इन्हीं लोगों की वजह से मेरे पार्टनर ने अपनी जान ली है। तो एमा बेड तोड़कर 2 लकड़ी लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है और उससे कहती है कि चलो उस गद्दार को खत्म करें। लेकिन यह बॉस की नजरों में नियम तोड़ना ही होता है, क्योंकि यह काम उसके नीचे वाले लेवल वालों का था। उसने सोचा कि नियम को सही से चलाने के लिए हमें यह नियम तो तोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद वो नीचे लेवल वाले को भी नियम तोड़वा देते हैं और फिर उस लेवल पर आते हैं जहां पर डेविड नाम का गद्दार था। उसे वो सब मिलकर बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, लेकिन पेरी को वो इमोशनल करता है और वो प्लेटफॉर्म पर चढ़कर नीचे की तरफ निकल जाता है। एमा बताती है कि इस जेल का जो बॉस है, जो नियम बनाता है, वो एक निहायत ही बेदर्द इंसान है। उसने यह बताया कि वो और उसका पार्टनर हर नियम को मानते थे और जो नियम नहीं मानते उन्हें सजा देते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक जवान लड़के को, जो कि बहुत ही भूखा था, उसे मरे हुए लोगों का खाना दे दिया, जिसकी वजह से बॉस ने उसके पार्टनर को बेरहमी से मौत दे दी और सजा के तौर पर एमा का एक हाथ काट दिया। अब पेरी और एमा ने भी नियम तोड़ा था तो उन्हें भी सजा मिलनी तय थी। वो दोनों जिस लेवल पर थे वहां पर एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लड़का था। ये वो ही लड़का है जो पार्ट फर्स्ट में था। खैर, अब सजा की बारी आती है और प्लेटफॉर्म से नीचे आते हुए बहुत से लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक शख्स के आंख पर पट्टी बंधी हुई होती है, जिसे सब बॉस के नाम से जानते हैं, जिसने इस जेल के नियम को बनाया होता है। वो उन सबको सजा देता है। एमा की यह दूसरी गलती होती है, इसलिए उसके कपड़े उतार के उसका पेट काट दिया जाता है और पेरी और उसके साथ देने वालों को होशो हवास में उनका एक हाथ छीन लिया जाता है। यह मंजर बहुत ही दर्दनाक होता है। अब पेरी की आंख खुलती है जहां पर वो देखती है कि वह 72वें लेवल पर होती है। अब एंट्री होती है पहले पार्ट के किरदार ट्रिमगाशी की। जी हाँ, जो अपने साथ लाया था एक चाकू। यहाँ पर हर एक कैदी को अपनी एक मनपसंद चीज लाने की इजाजत होती है। क्योंकि ट्रिमगाशी यहाँ पर नया होता है, इसलिए पेरी उसे इस जेल के नियम समझा रही होती है। अब पेरी यहाँ से भागने का प्लान सोचती है। उसे ऐसी चीज की तलाश थी जिससे हर 30 दिन में एक बार छोड़ी गई स्लीपिंग गैस का असर उस पर ना पड़े, ताकि वो होशो हवास में वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ ले। अब उसके आसपास वाले लेवल पर सब लोग बॉस के बनाए नियमों से परेशान थे और पेरी भी अब उससे बदला लेना चाहती थी। तो वो ट्रिमगाशी से उसका चाकू उधार मांगती है और वो खुशी खुशी उसे वह दे भी देता है। पेरी ट्रिमगाशी से पूछती है कि क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे। वो भी खुशी खुशी उसके साथ पर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। दोनों नीचे की ओर जाते हैं और बॉस द्वारा सताए लोगों को जोड़कर एक टीम बना लेते हैं। उसकी टीम बढ़ती जाती है। अब वापस एंट्री होती है डेविड की, जिसे पेरी ने जाने दिया था, लेकिन उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वो सुधरा नहीं है। अब सब लोग इकट्ठा होकर एक लेवल पर रुक जाते हैं बॉस को और उसकी टीम को खत्म करने के लिए। बॉस भी ऊपर वाले लेवल से नीचे आता है। हर एक लेवल पर 2 मेंबर्स को ड्रॉप करता हुआ पेरी के ऊपर वाले लेवल पर आकर रुक जाता है और सबको वार्निंग देता है कि अगर तुम लोगों ने हार नहीं मानी तो तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग ऑलरेडी बहुत ही भूखे थे क्योंकि वो पहले ही निचले लेवल पर जी रहे थे। तभी ट्रिमगाशी ने उन्हें बहुत ही हैवानी भरा वाला सुझाव दिया। अगर बॉस खाना नहीं आने देगा तो वो नीचे वाले लेवल पर जाकर बॉस के लोगों को मार कर खा जाएंगे और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो सब एक एक करके बॉस की टीम मेंबर्स को पकड़कर मार डालते हैं, उन्हें खाकर जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन पेरी ने भूखे रहना सही समझा। वो किसी को मार कर नहीं खाना चाहती थी, वो तो सिर्फ बॉस से बदला लेना चाहती थी और बात इस हद तक बढ़ जाएगी उसे पता नहीं था। अब बॉस भी अपने लोगों की मौत से गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसने भी बदला लेने की अब ठान ली है और प्लेटफॉर्म पर वो और उसकी पूरी टीम पेरी के लेवल पर पहुंच गई होती है। यहाँ बहुत ही हैवानी भरा मंजर था। सब एक दूसरे को बुरी तरह से मार काट रहे थे। मौका देख के डेविड पेरी के करीब आता है, उसका गला दबाता है, लेकिन ट्रिमगाशी यह सब देख लेता है और पेरी के पास अपना चाकू रख देता है। पेरी उस चाकू को उसके गले से उसके सीने में उतार देती है, जिसकी वजह से वही मौके पे उसकी मौत हो जाती है। बॉस भी वहां पर घायल पड़ा हुआ था। ट्रिमगाशी उस पर पैर रख के उसे पेरी के सामने रखता है।
पेरी उसे मारने के लिए चाकू उठाती है, लेकिन तभी पता नहीं क्या चीज़ उसे रोक देती है। पर ब्लड लॉस की वजह से बॉस की वहीं पर मौत हो जाती है। वो बॉस को प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक देते हैं। उस लड़ाई के दौरान एक पेंटिंग मिली होती है और हमें पता चलता है कि पेरी एक आर्टिस्ट है। उसे पेंटिंग के बारे में पूरा नॉलेज होता है और उन केमिकल के बारे में भी जिनसे कलर बनते हैं। और आज 30वां दिन था, मतलब कि अगले लेवल पर जाने का दिन। तो ड्रीम काशी से पूछती है कि चलोगे मेरे साथ, पर वो मना कर देता है। अब वो पेंटिंग में इस्तेमाल हुए केमिकल को कैनवास सहित निकाल कर खा लेती है, जिससे उसकी टेम्पररी डेथ हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें बहुत से बच्चों को दिखाया जाता है जो कि आपस में खेल रहे होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट वाली छोटी बच्ची भी होती है। अब यहाँ एंट्री होती है मिहारू की। जी हाँ, मिहारू की। अब मिहारू कौन है, उसके लिए जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो इस वीडियो के बाद देख लें। अब मिहारू सभी बच्चों में से एक बच्चे के कान में कुछ कहती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब पेरी की आंखें बेहोशी से खुलती है। वो देखती है कि इस जगह पर स्लीपिंग गैस फैली हुई है, पर पेरी पर उसका असर उस केमिकल के कारण थोड़ा कम हो रहा है। पर आश्चर्य वाली बात तो यह थी कि उस जगह पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है। जेल की अथॉरिटी वाले सभी मुर्दा लोगों को रस्सी से बांधकर नीचे वाले लेवल पर फ्लोट कर रहे होते हैं, जिसमें पेरी भी बंधी हुई होती है। जो कैदी जिंदा थे उन्हें अलग अलग लेवल पर पोजीशन कर रहे थे। जैसे ही अथॉरिटी वालों का ध्यान इधर उधर होता है, तभी पेरी रस्सी से हाथ छुड़वा लेती है और लास्ट वाले लेवल पर बेड के नीचे छुप जाती है। और शॉकिंगली जिस बच्चे को मिहारू ने चुना था उस बच्चे को उसी लेवल पर लाया जाता है और उस बेड में सुला दिया जाता है। तभी पेरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पेरी बताती है कि वो एक आर्टिस्ट थी। उसकी एक एग्जीबिशन थी जहां पर उसका बॉयफ्रेंड, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसकी बच्ची को लेकर आया था। एग्जीबिशन में जिसकी पेंटिंग बनी थी वो एक पागल कुत्ते की थी और वो कुत्ता भी वहीं था। पेरी ने उस बच्ची को उस कुत्ते के पास जाते देखा, पर पेरी ने उसे रोका नहीं। जैसे ही वो उसके पास गई वो जोर से भौंका, जिसकी वजह से वो डर के पीछे की तरफ भागी। एग्जीबिशन में तीर का एक स्ट्रक्चर था जो उस बच्ची की आंखों को चीरता उसके दिमाग में घुस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और वो बताती है कि अगर उसे एक मौका और मिल जाता तो वो इन सब को होने से रोक देती, जिससे बच्ची की जिंदगी बच जाती। और कहानी प्रेजेंट में आती है। जैसे ही अथॉरिटी जाने लगती है, पेरी के पास दो मौके होते हैं, या तो वो उनके पीछे जाए और आज़ाद हो जाए, या फिर इस बच्चे को सही जगह पहुंचाए। वो उस बच्चे को चुनती है और उसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आ जाती है, जहां पर बहुत से लोग होते हैं जो उसे वहां पर अजीबोगरीब हालत में मिलते हैं और पेरी से कहते हैं कि तुम आखिरकार कामयाब हुई। अब आगे इस मैसेंजर का काम है, यहाँ से ऊपर हम नहीं जा सकते, सिर्फ ये बच्चा जा सकता है। एज अ व्यूअर हमें लगता है कि कहानी यहीं समाप्त हुई, लेकिन यहाँ कहानी फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट होती है। यहाँ गोरांग, जिसने फर्स्ट पार्ट में उस बच्ची को बचाया होता है और सबसे नीचे लेकर आया था, वो दिखाया जाता है कि वो नीचे आकर मिलता है पेरी से। तब समझ आता है कि पेरी का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं, गोरांग ही था, जो इस जेल में आखिरकार उससे मिल ही गया। और कहानी बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले एंड पर समाप्त होती है। दोस्तों, जो पार्ट फर्स्ट वाला है वो एक्चुअली सेकंड है, जो सेकंड है वो वाला फर्स्ट है। अब जो कहानी द प्लेटफॉर्म की हमें देखने को मिलेगी वो फर्स्ट पार्ट पीछे की मिलेगी, इसलिए अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस कहानी को सरल आसान शब्दों में समझा पाऊँ, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो और आप ऐसे ही मूवी की एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज़ से सुनना पसंद करेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।